हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रजत एंड दिस इज माय चैनल कॉमर्स कोश एंड राइट नाउ वी आर डूइंग 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे एंड आपको पसंद आ रही होंगी। उन वीडियोस से रिलेटेड आपकी कोई भी सजेशंस है, कोई फीडबैक है तो फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एज आई ऑलवेज से। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वन ऑफ द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो गाइस, ये बच्चों को कई बार बहुत मुश्किल लगती है। मुझे लगता है बच्चों को मुश्किल लगने की दो वजह होती हैं। एक वजह ये कि ये एक्चुअली में एक ऐसी चीज है जिसको आप रट्टा नहीं लगा सकते और आपको समझ समझ कर ही चीजें करनी पड़ेगी। इवन इफ यू स्किप वन वीडियो, हो सकता है कि आगे जाकर आपको उसकी वजह से कई वीडियो समझ में ना आए। एंड सेकेंडली, बच्चों की आदत होती है क्या, जो चीज ज्यादा मार्क्स की है तो लगता है कि वो तो मुश्किल ही होगी। अब बिकॉज ये यूनिट 12 मार्क्स की है आपके बोर्ड्स के अंदर, तो बच्चों को जनरली क्या लगता है कि भाई 12 मार्क्स की चीज है, ये तो क्या होगी, मुश्किल ही होगी। बट ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा नहीं है। मेरी फर्स्ट वीडियो से लेकर इसकी यूनिट की लास्ट वीडियो तक अगर आप सारी देखेंगे सीक्वेंस में, तो आई बिलीव कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके क्वेश्चंस को करने में नहीं आएगी, बिकॉज आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो अब यूनिट का क्या नाम है? यूनिट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आज के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे क्लास के, उससे पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के, इस यूनिट के बारे में समझते हैं कि हम इसमें एक्चुअली में पढ़ने क्या वाले हैं। तो गाइस, माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आपने करी थी 11th में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ना आपका जो अल्टीमेट एम था वो क्या था? जनरली जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस करते हैं, इवन मैंने भी मैक्रो की इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर आपको समझाया था, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ना जो हमारा मेन एम होता है वो होता है क्या भाई, एक ऐसा इक्विलिब्रियम प्राइस निकालो जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हो। ठीक है, इसलिए हम डिमांड पढ़ते थे, सप्लाई पढ़ते थे, उससे रिलेटेड रेवेन्यू, ये सारी चीजें हम पढ़ते थे, प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू। तो 11th में आपने ये सब किया क्यों? क्योंकि आपका मेन एम था क्या कि आपको ये निकालना है एक ऐसा प्राइस जिस पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हो, जिसको आप इक्विलिब्रियम प्राइस भी बोल रहे थे। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एम है क्या? आपका एम है एक ऐसा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना, मतलब एक ऐसा इनकम लेवल निकालना जब हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट हो। मैक्रो मतलब हम देश की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा इनकम लेवल निकालो, ठीक है, जिसके अंदर हमारी कंट्री में क्या हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो। इसी वजह से मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम है ना, वही क्या है, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इसलिए क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एम ही है कि भाई ऐसा इनकम लेवल निकालो जहां पर हर वो इंसान जो नौकरी करने के लायक है और नौकरी करना चाहता है, उसको नौकरी मिले। राइट, तो इसी वजह से इस चैप्टर का नाम भी क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम धीरे धीरे करके अल्टीमेटली एक उस लेवल तक पहुंचेंगे जहां हम ये समझ पाएंगे कि किस तरह से वो इनकम लेवल निकलता है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है गाइस, तो ये हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पढ़ने वाले हैं। ये चीजें, इससे रिलेटेड जो जो चीजें हमने जानने की जरूरत है वो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम ऑन टू आज की क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव है। आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? एग्रीगेट डिमांड। अब आप सोचोगे एग्रीगेट क्या होता है? ठीक है, हमें तो इंडिविजुअल डिमांड पता है, हमको मार्केट डिमांड पता है, हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में 11th क्लास में अच्छे से करके आए हैं, बट ये एग्रीगेट डिमांड क्या है? तो एग्रीगेट डिमांड हम कहते हैं उस डिमांड को जो हमारे देश के अंदर हर तरह के लोग करते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारी क्लास का क्या है, हम पढ़ेंगे ये एक्स एंटे और एक्स पोस्ट क्या होता है। आप सोचोगे सर कैसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हो, पहले ही डराए जा रहे हो। दो ऑब्जेक्टिव बोले हैं, दोनों में ऐसी चीजें बोल दी जिसका कोई अता पता ही नहीं है। एग्रीगेट डिमांड में एग्रीगेट हमें नहीं पता क्या होता है, एक्स एंटे एक्स पोस्ट तो ऐसी चीज हो गई कि दिमाग के ऊपर से जा रही है, बट ट्रस्ट मी, दिखने में जितना मुश्किल है करने में उतना ही आसान है। तो अब हम बिल्कुल टाइम और वेस्ट नहीं करेंगे एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एंड बिगिन विद आवर क्लास। सो नाउ गाइस, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड?
तो जब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, तो आप खुद सोच के देखो, डिमांड जो है उसका मतलब आपको कहीं ना कहीं पता है। डिमांड क्या होती है? डिमांड होती है गुड्स और सर्विसेज को जब हम खरीदना चाहते हैं और खरीद सकते हैं। ठीक है, हम भाई मैं चाहता हूं मैं 10 यूनिट्स ऑफ क्या खरीदूं, मैं कुरकुरे के 10 पैकेट खरीदूं और हर पैकेट 10 रुपए का है। सो राइट नाउ आई एम डिमांडिंग 10 यूनिट्स ऑफ कुरकुरे एट अ प्राइस ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो डिमांड का मतलब आपको पता है कि जो भी खर्चा हम करना चाहते हैं उन गुड्स और सर्विसेज पे जिसकी हमको जरूरत है। ओके, अब एग्रीगेट का क्या मतलब होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है क्या? सम। सम मतलब SUM, सम दैट इज टोटल। ठीक है, तो एग्रीगेट का मतलब होता है क्या? टोटल। एंड डिमांड का मतलब हमको पता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई टोटल जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी। राइट, अब इतनी बात तो समझ में आ जाती है कि भाई जो भी सम टोटल है गुड्स और सर्विसेज का, जो एक इकोनॉमी में डिमांड कर रहे हैं लोग, खरीदना चाहते हैं और खरीद सकते हैं लोग, वो कहलाती है एग्रीगेट डिमांड। अब मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आया था जब मैंने पहली बार ये कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है, और आप में से भी कुछ लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो होगा क्या, कि अगर ये एग्रीगेट डिमांड है तो मार्केट डिमांड क्या होती है, जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी। तो अब देखो, सबसे पहले ये फर्क समझो। ठीक है, ऑल्दो एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता कभी, बट आपको पता होना चाहिए क्या फर्क है। सबसे पहला फर्क तो यही है कि मार्केट डिमांड टर्म यूज होती है माइक्रो में एंड एग्रीगेट डिमांड टर्म यूज होती है मैक्रो में। माइक्रो में यूज होती है मार्केट डिमांड और मैक्रो में यूज होती है एग्रीगेट डिमांड। दूसरी चीज, अगर मैं बोलूं कि भाई पिज्जा जो है वो ए ने इतना खरीदा, बी ने इतना खरीदना चाहता है, सी इतना खरीदना चाहता है, तो पिज्जा की डिमांड जो ए ने करी प्लस डिमांड ऑफ पिज्जा बाय बी प्लस डिमांड ऑफ पिज्जा बाय सी, और अगर ये तीन ही लोग हैं एक मार्केट के अंदर, तो ये कहलाएगी क्या? मार्केट डिमांड। तो ये क्या कहलाएगी? मार्केट डिमांड। अब अगर मैं बात करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पिज्जा और एक बर्गर या फिर एक पेन या फिर एक चेयर, ये अलग चीजें नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये सारी वो चीजें हैं जो कोई भी इंसान अपनी रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीदता है। ठीक है, देखो फर्क समझो। मैं अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो मैं पिज्जा की डिमांड का अलग से इसे पूरा सिस्टम बनाऊंगा, मैं मार्कर के लिए अलग से बनाऊंगा, पेन के लिए अलग बनाऊंगा, बर्गर के लिए अलग बनाऊंगा। ठीक है, पूरे, और मान लो कि रोजमर्रा में लोग सिर्फ यही चीजें यूज करते हैं, क्या? पेन, बर्गर, पिज्जा और मार्कर। पेन ए, बी और सी ने कितने खरीदे, मिलाकर कितना खरीदना चाह रहे हैं, वो क्या कहलाएगी? हमारी मार्केट डिमांड ऑफ पेन। मार्कर के लिए कहलाएगा मार्केट डिमांड ऑफ मार्कर, बर्गर के लिए कहलाएगा मार्केट डिमांड ऑफ बर्गर, पिज्जा के लिए कहलाएगा मार्केट डिमांड ऑफ पिज्जा। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, देश की बात जब हम करते हैं, तो हम कह रहे हैं ये चारों ही चीजें कौन सी हैं जो लोग अपने डेली की रूटीन के अंदर यूज करते हैं। कौन लोग यूज करते हैं? हाउस होल्ड यूज करते हैं। तो अगर मैं बोलूं हाउस होल्ड भी यूज करते हैं, फर्म भी यूज करती है, मतलब ये जनरल यूज होने वाली चीजें हैं। अगर इन चारों की मार्केट डिमांड को मैं ऐड कर दूंगा तो जो मेरे पास बनेगी वो कहलाएगी क्या? एग्रीगेट डिमांड ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो गाइस ये फर्क पता होना चाहिए। ऑल्दो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश करी है बिकॉज ये हमारे सिलेबस से बाहर की चीज है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में क्या फर्क है। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की आगे। तो मैंने कहा एग्रीगेट डिमांड क्या है? टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द पीपल इन इकोनॉमी। टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स और सर्विसेज एक देश में बन रहे हैं उन सब की डिमांड को ऐड कर दो तो क्या आएगा? तो आएगा हमारे पास एग्रीगेट डिमांड। तो अगर मैं बोलूं कि हमारी कंट्री में डिमांड करने वाले 4 लोग होते हैं, वो 4 लोग कौन से हैं अब आपको पता होना चाहिए बिकॉज मैं एक्सपेंडिचर मेथड जब नेशनल इनकम का कराया था तब भी ये बात कर चुका हूं। राइट, वो 4 लोग होते हैं, पहला हाउस होल्ड्स, दूसरा फर्म्स, तीसरी गवर्नमेंट और चौथा फॉरेन सेक्टर। ठीक है, हम हाउस होल्ड्स जो रोज की डेली लाइफ के लिए अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए चीजें खरीदते हैं,
फिर आ जाती है फर्म्स जो प्रॉफिट कमाने के लिए चीजें खरीदती है, फिर आ जाती है गवर्नमेंट जो सोशल वेलफेयर के लिए चीजें खरीदती है, और फिर आ जाता है फॉरेन सेक्टर जो कि जनरली किसी भी चीज के लिए हो सकता है हमारी कंट्री से सामान खरीद रहा हो, उसका कोई जरूरी नहीं है कि भाई प्रॉफिट मोटिव ही होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने का मोटिव ही होगा या फिर सोशल वेलफेयर का होगा, राइट। इतनी बात समझ में आई। तो हम कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड है कि जो टोटल डिमांड हुई गुड्स और सर्विसेज की एक कंट्री में, और वो डिमांड करेगा कौन, वो इन चारों में से ही कोई करेगा, राइट। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि एग्रीगेट डिमांड इज नथिंग बट द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ऑल दीज एंटिटीज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसी बात को दूसरे तरीके से कह दिया, टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द पीपल कह लो, या फिर एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ऑल द पीपल ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज कह लो, बात तो एक ही है ना, राइट। तो एग्रीगेट डिमांड में हमने कहा कि ये चार लोग डिमांड करते हैं। अब इन चारों के जो ये डिमांड करते हैं उसके क्या नाम हैं? सबसे पहला आता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जो भी एक्सपेंस करता है उसको हम बोलते हैं क्या, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो करता है, वो क्यों करता है, टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए जो खर्चे करता है हाउस होल्ड, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर ऑन द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू इंप्रूव इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो क्या कहलाता है हमारा, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। घर के लिए सोफा खरीदा, क्यों खरीदा भाई, कंफर्ट में आराम से बैठना है, उस पे मूवी देखनी है, तो वो क्या कहलाएगा, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आ जाता है दूसरे हमारे कौन आ जाती हैं, फर्म्स। फर्म्स जो खर्चा करती हैं गाइस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। पर्सनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्यों कर रहे हैं भाई, बिजनेस के अंदर मैंने अपना जो काम करा हुआ है, बिजनेस करा हुआ है, उस बिजनेस में फर्नीचर खरीदा, पहले घर के लिए खरीदा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना था। क्या अब ऑफिस में रहता हूं मैं, नहीं रहता, वहां पे सोफा क्यों खरीदा है, सोफा इसलिए खरीदा है ताकि क्लाइंट्स आए, आराम से बैठे और मेरे को ज्यादा से ज्यादा अपना काम करने का मौका दे और मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं। तो मतलब यहाँ पर मेरा क्या होता है, इकोनॉमिक मोटिव होता है, इकोनॉमिक मोटिव। इकोनॉमिक मोटिव किस चीज का, ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, ठीक है। तो जो खर्चा हाउस होल्ड ने करा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो खर्चा फर्म्स ने करा वो कहलाएगा पर्सनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। इतनी बात समझ में आई। फिर आ जाता है हमारा गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है वो क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं क्या, गवर्नमेंट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया उसको हमने क्या कहा, गवर्नमेंट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कभी कभी इसको हम गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर भी बोल देते हैं, ठीक है। याद आ रहा होगा ना, लग रहा होगा ना, ये कहीं ना कहीं हमारा बिल्कुल सेम है एक्सपेंडिचर मेथड में जो हमने पढ़ा था, राइट। इसीलिए मैं हर चीज आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आगे आने वाली चीजों में आपको लगे कि अरे ये तो हम पहले कर चुके हैं, राइट। सो गवर्नमेंट ने जो खर्चा करा गुड्स और सर्विसेज पे वो कहलाएगा गवर्नमेंट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कुछ भी कह सकते हो। और इसका मोटिव क्या होता है हमारा, इसके अंदर हमारा मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। हमारा यहाँ पे मोटिव क्या होता है, मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है। एक तो हो गई ये बात। अब लास्ट मुझे लगता है आपको खुद पता होगा, मैं फिर भी बता देता हूं। जब हम बात करते हैं किसी भी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी की, जहां पर कंट्री का जो ट्रेड है वो सिर्फ डोमेस्टिकली ही लिमिट नहीं है बट बाहर के लोगों के साथ भी होता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा, ओपन इकोनॉमी। और ओपन इकोनॉमी के अंदर हम सामान
अपने घर से भी खरीदते हैं और बाहर से भी खरीदते हैं। मतलब हम फर्नीचर हो सकता है इंडिया में भी खरीदे और हो सकता है हम फर्नीचर बाहर का भी खरीदें। इसी तरह से बाहर के लोग भी कुछ अपनी कंट्री का सामान खरीदते हैं और कुछ हमारी कंट्री से खरीदते हैं। जो हमने खरीदा उनसे वो क्या कहलाएगा, इंपोर्ट। और हम देखेंगे कि भाई जो उन्होंने खरीदा हमसे यानी कि एक्सपोर्ट्स वो कितना ज्यादा या कम है। तो ये आ जाता है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। ये क्या आ जाता है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या हो गया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स इज एक्सपोर्ट एंड एम इज इंपोर्ट, राइट। सो हमने कहा कि भाई कितना जो वो हमसे खरीदते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय द नॉन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, वो कितना ज्यादा है या कम है किससे, गुड्स परचेज्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ दिस कंट्री इन अब्रॉड, राइट। इस वजह से हम फॉरेन गुड्स पे, जो फॉरेन सेक्टर ने हम पे खर्चा करा, बाहर के लोगों ने जो खर्चा करा हमारे गुड्स पे, वो क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट्स। बाहर के लोगों ने जो खर्चा करा हमारे गुड्स पे क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट्स। और हम ये देख लेते हैं साथ साथ क्या कि भाई उन्होंने हमसे 20 का सामान लिया, हमने उन्होंने से 15 का सामान लिया, तो हम इसको ये क्यों कहें कि हम उन्होंने हमसे 20 का सामान लिया। इट्स बेटर कि हम ये कह दें कि भाई उन्होंने हमसे 20 का लिया, हमने उनसे 15 का लिया, तो नेट इफेक्ट क्या है, हमने उनसे 5 का सामान लिया। That's why we say net exports is the it shows the expenditure, net expenditure done by the non-residents of the country in the on the goods and services produced in our country, right। और इसका मोटिव हमारा ये फर्स्ट वाला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो एक्सपोर्ट्स का मोटिव इनमें से कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता बाहर के लोगों को हमारा सामान क्यों चाहिए, राइट। तो इसके अंदर आपको गाइस कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मार्केट डिमांड एग्रीगेट डिमांड का फर्क आपको समझ में आ गया। अगर मैं बोलता हूं मार्केट डिमांड, तो मैंने क्या कहा, पिज्जा और बर्गर, पिज्जा की मार्केट डिमांड अलग है, बर्गर की मार्केट डिमांड अलग है। अगर मैंने कहा डिमांड ऑफ पिज्जा प्लस बर्गर बाय हाउसहोल्ड, डिमांड ऑफ पिज्जा एंड बर्गर बाय फर्म्स, डिमांड ऑफ पिज्जा एंड बर्गर बाय गवर्नमेंट प्लस डिमांड ऑफ पिज्जा एंड बर्गर बाय फर्म फॉरेन सेक्टर, तो इन सबको जब टोटल करके हमारे पास जो आएगा वो कहलाएगा हमारा एग्रीगेट डिमांड, राइट। सो ये था हमारा एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट। अब अपनी लास्ट क्लास के लास्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्टिव है। हम जल्दी से उसको खत्म करके आज की इस वीडियो को खत्म कर देंगे। नाउ गाइस, व्हाट इज एक्स एंटे एंड व्हाट इज एक्स पोस्ट। तो इनके नामों से हमें नहीं डरना, इनके नाम अजीब से लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, बट ये एक्चुअली में उतना ही आसान है। इट्स जस्ट दैट गाइस, ये जो एक्स एंटे और एक्स पोस्ट हैं ये लैटिन वर्ड्स हैं, ठीक है। तो लैटिन वर्ड्स हैं और इनको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो इनका क्या मतलब होता है। व्हेन आई से एक्स एंटे का मतलब होता है गाइस बिफोर द इवेंट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्या, बिफोर द इवेंट, ठीक है। इवेंट का मतलब क्या है, पार्टी है, तो हाँ मतलब हम कह लो कि पार्टी से पहले सोचा था क्या कि भाई पार्टी के अंदर हम थोड़ा बहुत ही खाएंगे, पार्टी के अंदर हम सिर्फ 5-6 स्नैक्स ही खाएंगे, तो वो क्या था हमारा बिफोर द इवेंट। और एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है, क्या, आफ्टर द इवेंट। पार्टी के बाद देखा कि भाई हमने तो सिर्फ 4-5 स्नैक्स ही छोड़े, बाकी सब कुछ ही हमने खा लिया, राइट। सो बिफोर द इवेंट और आफ्टर द इवेंट। तो अब इवेंट का मतलब सिर्फ पार्टी नहीं होता, ठीक है। 12th क्लास के अंदर सीबीएसई का बोर्ड्स एग्जाम दोगे, वो बोर्ड्स का एग्जाम क्या है, वो भी एक इवेंट है जिसके लिए तैयारी कर रहे हो आप, राइट। तो उसके लिए जो आप तैयारी कर रहे हो, जो आपने सोचा है उसके अंदर लाओगे, that you are doing before the exam, that is ex ante, and actually में उसमें आपने क्या क्या किया, that is known as the ex post, which is after the event। तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखो, जब मैं कहता हूं कि भाई मैं प्लान कर रहा हूं, मैं एम कर रहा हूं कि 100% मार्क्स लेकर आऊंगा इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम में भाई, ठीक है। तो यहां पर मैं एक्चुअली में बात कर रहा हूं बिफोर द इवेंट। बिफोर द इवेंट का क्या मतलब हो गया, एक्स एंटे।
बट एक्चुअली में बोर्ड्स एग्जाम हुआ तो मेरे कितने आए, मेरे 95% मार्क्स आए। तो 95% मार्क्स आए आफ्टर द इवेंट, आफ्टर द एग्जाम। तो ये कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो हो रहा है, एक्स पोस्ट। तो कैन आई से व्हेन आई टॉक अबाउट एक्स एंटे, मैं कौन सी वैल्यूज को कंसिडर करता हूं, मैं कंसिडर करता हूं प्लान्ड वैल्यूज को। जब मैं एक्स एंटे की बात कर रहा हूं, मैं कौन सी वैल्यूज को कंसिडर करता हूं, प्लान्ड वैल्यूज को। और जब मैं बात करता हूं एक्स पोस्ट की, तो मैं क्या बात करता हूं, एक्चुअल वैल्यूज की बात करता हूं। राइट, तो ये बात याद रखनी है। देखो एक्स पोस्ट में तो पोस्ट लिखा हुआ है, पोस्ट का मतलब वैसे भी बाद में ही होता है। तो मतलब मेरे एक्चुअली में कितने मार्क्स आए, क्या रिजल्ट आया, दैट इज एक्स पोस्ट। राइट, और मैं जितने की तैयारी कर रहा हूं दैट इज एक्स एंटे। ओके, एंड गाइस जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, अच्छा एक और एग्जांपल अगर लें इकोनॉमिक्स की सेंस में, कि एक कोई भी हमारा मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने सोचा कि भाई ईयर एंड में जो उसका अनसोल्ड स्टॉक है ना, अनसोल्ड स्टॉक वो कितना होगा, 100 यूनिट्स। अब वो सारी बिजनेस में तैयारी भी उसी हिसाब से करता है। तो ये तो हो गई क्या, एक्स एंटे वैल्यू। ठीक है, क्या वैल्यू हो गई, एक्स एंटे प्लान्ड वैल्यू। बट हुआ क्या कि भाई किसी वजह से कंट्री के अंदर लॉकडाउन हो गया। ठीक है, लॉकडाउन हो गया मतलब जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर इस टाइम पे, और हर कंट्री में, बहुत सारी कंट्रीज में इस टाइम पे क्या हो रखा है, लॉकडाउन हो रखा है बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग एपिडेमिक ऑफ कोरोना वायरस। सारे बड़े परेशान हैं। ठीक है, सो मैं भी हेयर कट नहीं करा पा रहा हूँ, ये अजीब से हो गए हैं बाल। ओके, सो तब हमने कहा कि भाई उस वजह से हुआ क्या, ड्यू टू लॉकडाउन की वजह से उसका जो स्टॉक था वो कितना हो गया, 150 यूनिट्स हो गया। तो ये जो 150 यूनिट्स है ये क्या है, इवेंट के होने की बात की। हमने सोचा था, प्लान था हमारा कि भाई इतना होगा, यूनिट्स इतनी बचेगी, बट बची क्या, 150। तो ये 150 एक्स पोस्ट है, और जो प्लान था वो क्या है, एक्स एंटे। एंड गाइस याद रखना, हम इस यूनिट के अंदर जब भी बात करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने की, या कोई भी हम बात करेंगे, तो वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट प्लान्ड वैल्यूज, वी विल ऑलवेज टेक इनटू अकाउंट एक्स एंटे वैल्यूज, बिकॉज हमें नहीं पता एक्चुअली में क्या होगा क्या नहीं होगा। हम सिर्फ तैयारी कर सकते हैं उनको सोच के जो हम चाहते हैं अचीव करना। हम सिर्फ उसी तरह जिस तरह हम अच्छे मार्क्स लाने की अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा वो हमें नहीं पता। सो हमारे लिए हमेशा जरूरी होती है क्या, अच्छी प्लानिंग। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर द टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने एक्स एंटे और एक्स पोस्ट के बारे में पढ़ा। आगे वाली क्लासेस के अंदर हम इसी तरह से इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एंड धीरे धीरे हम इसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर लेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक्ड इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जिससे उनका भी फायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।